स्टूडेंट, आज हम न्यू सिलेबस 2022 का जो NCERT सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर्स। तो देखिए, जो वास्तविक संख्या हैं कहने कहते हैं, इन्हें वास्तविक संख्या समझने से पहले कुछ बेसिक समझ लेते हैं जो आपने बचपन में पढ़ी होंगी वो संख्याएँ। तो हम वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर्स। देखिए, इन्हें समझने से पहले एक छोटी सी जो बातें हैं उन्हें सीख लेते हैं बेसिक के रूप में। आज हम इस वीडियो में बस बेसिक्स क्लियर करेंगे और कल से चैप्टर 1.1, 1.2 इस तरीके से रेगुलर वीडियोस डालते रहेंगे। आप साथ साथ मेहनत करते चलना, ठीक है। तो देखिए, इससे सबसे पहले हम समझते हैं पूर्ण संख्याएँ और प्राकृत संख्याएँ। तो देखिए, प्राकृत संख्याएँ समझेंगे सबसे पहले, प्राकृत संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, उसके बाद परिमेय संख्याएं और उसके बाद समझेंगे अपन अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। अब देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जो कि 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक चलती हुई चली जाती हैं। पॉजिटिव वैल्यू होती हैं सभी, 1, 2, 3, 4 और आगे डैश इन्फिनिटी तक। वो संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो 0 से स्टार्ट होती हैं। याद रखना, प्राकृत 1 से स्टार्ट होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं बट चलती इन्फिनिटी तक ही हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है परिमेय संख्याएँ। देखिए, परिमेय संख्याओं को समझने से पहले एक और है पूर्णांक संख्याएँ। सबसे पहले हम पूर्णांक संख्याओं को समझ लेते हैं। देखिए, पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? तो पूर्णांक संख्याओं में पॉजिटिव वैल्यू भी आती है और नेगेटिव वैल्यू भी आती है और जीरो भी आता है। तीनों के तीनों कंडीशन उसमें अप्लाई होती हैं। यानी कि जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं उसमें पॉजिटिव वैल्यू भी आती है, यानी कि जीरो भी आता है, 1, 2, 3 इस तरीके से आगे चलती हुई जाती हैं। और इधर नेगेटिव में भी चलती जाती है, -1, -2 इस प्रकार से चलती जाती हैं। पूर्णांक संख्याएँ होती हैं, ठीक है। तो इस जगह पर लिख देते हैं पूर्णांक संख्याओं को। तो ये हमारी हैं पूर्णांक संख्याएं। कौन कौन सी हैं? 0, 1, 2, 3 और आगे चलती हुई जा रही हैं। इसी प्रकार इधर -1, -2 और इस प्रकार इधर चलती जाएंगी इन्फिनिटी तक। आप समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर इनको कहते हैं, पर रेशनल नंबर इन्हें वैसे कैपिटल Q से व्यक्त करते हैं। प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर कहते हैं, इन्हें कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। देखिए, परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? अब जैसे देखिए, ये संख्याएं हैं पूर्ण संख्या, इनके बीच में 1, 2, 3 तो 2 और 3 के बीच में 2.5 भी आ सकता है, 1, 2 के बीच में 1.5 आ सकता है। इस प्रकार आते हैं ना 2.5 को किस प्रकार लिखते हैं? 2 से 1/2 ये 2.5 होता है। ये भी संख्याएं तो हो सकती हैं। 2 दूनी 4, 5/2 भिन्न के रूप में लिख देंगे। तो ये जो भिन्न वाला जो रूप होता है 5/2, ये भिन्न वाला रूप ही परिमेय संख्या कहलाता है। या फिर कह सकते हो P/Q जैसा रूप। जहाँ आपको P/Q जैसा रूप दिखाई दे जाए वो परिमेय संख्या है मान लीजिए। यानी कि ऐसी संख्या जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जहाँ जो तुम्हारे P और Q हैं ये पूर्णांक संख्याएं हैं। यानी कि P भी पूर्णांक है और Q भी क्या है? पूर्णांक होना चाहिए। ये कंडीशन है इसमें, P और Q पूर्णांक संख्याएं ही होनी चाहिए। वो बटे के रूप में हों ये तो होना ही है, और P और Q पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूर्णांक संख्याओं में 0 भी आता है। लेकिन Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कि 5/2 है तो 5 भी पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है। इसका मतलब P/Q जैसी फॉर्म भी बन रही है। लेकिन नीचे Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं आनी चाहिए। जैसे कि यहाँ आ रही है ना, इसका मतलब यह है परिमेय संख्या नहीं है। 5/0 परिमेय संख्या नहीं है। 5/2, 6/3, 7/15, 18/15 सभी परिमेय संख्याएं, बट नीचे 0 आ गया इसका मतलब वो परिमेय संख्या नहीं है। बस इतना ध्यान रखना कि नीचे 0 आया वो परिमेय संख्या नहीं है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय जो संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते अपन, यानी कि इस फॉर्म में लिख ही नहीं सकते P/Q की फॉर्म में। जैसे कि जो अपरिमेय संख्याओं में आती हैं, जैसे कि आपके एग्जाम्पल के रूप में यदि हम लेते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √7 इस तरीके से चलती जाती हैं, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। वैसे तो हम इन्हें भी लिख सकते हैं P/Q के फॉर्म में, यानी कि √2/1। इनके नीचे 1 भी तो लगा सकते हैं, P/Q की फॉर्म बन गई। लेकिन मैंने क्या कहा था कि P और Q पूर्णांक संख्या होती हैं तभी वो परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ जो रूट वाली संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि देखो पूर्णांक संख्या में कहीं भी रूट नहीं आता है।
जब p और q पूर्णांक संख्याएं नहीं है, इसका मतलब यह परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है तो कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है। इसका मतलब √2, √3, इस रूट में जो भी संख्याएं आती हैं वो कैसी होती हैं? अपरमेय। √4 अपरमेय संख्या नहीं है, क्योंकि √4 की वैल्यू कितनी होती है? 2, और 2 कैसी है? एक पूर्णांक है, इसलिए वो परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए अपन वास्तविक संख्याएं। अब आता है मेन, ये छोटी छोटी बातें थी। अब देखिए वास्तविक संख्याएं किन्हें कहेंगे? तो जो वास्तविक संख्या होती हैं यानी कि रियल नंबर्स, यानी कि परमेय संख्याएं प्लस अपरमेय संख्या, यानी कि परमेय और अपरमेय के सम्मिलित रूप को, इनको मिक्स कर दें यदि हम, तो जो रूप बनता है वही वास्तविक संख्या कहलाता है, जिसमें परमेय भी आती हैं और अपरमेय संख्याएं भी आती हैं, वही संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए इस अब देखिए जो अपरमेय संख्याएं हैं इनमें एक और एग्जाम्पल है, जैसे कि अपन पाई लेते हैं। पाई तो आप जानते होंगे ना, पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। तो यदि मैं पाई की बात करूं तो ये अपरमेय संख्या है। लेकिन यदि मैं 22/7 की बात करूं, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 22/7, तो ये परमेय संख्या। ये कैसे? तो एक्चुअल में होता यह है कि जो पाई की जो वैल्यू 22/7 है वो इसके बराबर नहीं होती, इसे हम लगभग में माना जाता है, यानी कि पाई की जो वैल्यू होती है वो लगभग बराबर है 22/7 के, बिल्कुल बराबर नहीं है, इसलिए यह परमेय और अपरमेय। अच्छा, अपरमेय संख्या क्यों है फिर ये? इसलिए है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14 आगे चलती हुई जाती है, खत्म इतनी नहीं होती, 3.14 ही होती है, आगे भी होती है इसकी। तो ऐसी संख्याएं जो चलती हुई चली जाती हैं पॉइंट के बाद अनंत तक चलती जाती हैं, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रही है, तो ऐसी संख्याएं भी अपरमेय संख्याएं होती हैं जिनकी लिमिट्स नहीं होती, जो चलती हुई चली जाती हैं, वो संख्याएं भी अपरमेय संख्याएं होती हैं। इसीलिए पाई अपरमेय संख्या, लेकिन 22/7 वो फिक्स है, 22/7 है, P/Q की फॉर्म बन रही है, इसलिए वो परमेय संख्या हो जाएगी। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक है आपकी, यानी कि 1.1 जो प्रश्नावली में जो आपकी काम आएगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ये तो बेसिक था, थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें थी। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होती है, यह है मेन जो आपकी 1.1 में सीख जाएगी। उससे पहले छोटे छोटे भाग जो आपने दिए होंगे छोटी छोटी कक्षाओं में, तो इन्हें ये भाग तो सभी ने दे रखे होंगे। देखिए 7 का भाग 25 में, 6 का 20 में, 5 का भाग 4 में, इस तरीके से आपने बहुत भाग दिए होंगे। तो बस यही भाग हैं जो आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय तक पहुंचाएंगे। देखिए तो 7 या 21 कितने बचेंगे? 4, इसका शेषफल 4, इसका भी भाग दे देंगे। 6 या 18 कितना बचा? 2, और इसका भाग देंगे। अब देखिए 5 का भाग 4 में नहीं जाएगा, और पॉइंटों में हमें देना नहीं है, पॉइंट में हम दे नहीं सकते इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो किस प्रकार दे सकते हैं? देखिए हम भाग किस प्रकार देते हैं, जैसे कि 5 एकम 5 होता है, 5 दूनी कितना होता है? 10 होता है। यदि मैं 5 इसी प्रकार 5 गुणा 0 करूँ तो 0 आता है, ये 0 आता है। इसका मतलब हमें 0 बार भाग देना है इसमें। जब हम छोटी संख्या आ जाए, जब कितनी बार भाग देना है हमें? 0 बार। 0 को भाग देंगे तो 4 आ जाएगा शेषफल। तो इस तरीके से हमें भाग देना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने बचपन में आपने पढ़ा होगा कि जो इस बीच वाला जो होता है इसे कहते हैं अपन भाज्य, कहते हैं ना, भाज्य कहते हैं इसको। और जिसका हम भाग देते हैं उसको कहते हैं भाजक। और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है, कितनी बार भाग गया है, उसे कहते हैं भागफल। जो एंड में बच जाता है उसे कहते हैं शेषफल। तो एक फॉर्मूला भी पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यह आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इसे शॉर्ट फॉर्म में, एक इंग्लिश फॉर्म में, मतलब इंग्लिश के वर्ड द्वारा निरूपित करते हैं इनके एक एक वर्ड को। किस प्रकार से? मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखते हैं इसको, यानी कि भाज्य को हम निरूपित करेंगे ए से, हर जगह यही, हर बार नहीं लिख सकते ना इतना बड़ा रूप, इसलिए। और भाजक को निरूपित करेंगे बी से, भागफल को करेंगे क्यू से, और शेषफल को करेंगे आर से। तो एक फॉर्मूला बन जाता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये जो फॉर्मूला ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसी को कहते हैं अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जो आपको काम आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है। देखिए हमें पता है कि जो शेषफल होता है वो भाजक से कैसा होता है? हमेशा छोटा होता है। तो छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं कि जो शेषफल है, यानी कि जो आर है, वो छोटा होता है किससे? भाजक यानी कि क्यू से, बी से।
तो हमेशा ये जो तुम्हें जो वर्ड है ना ये आपको ध्यान रखने होंगे, ठीक है। तो आप ज़्यादा भी याद ना रखें तो भाज्य और भाज्य गुणा भागफल प्लस शेषफल a बराबर b क्यू प्लस r रख लेना। यानी कि जो r की वैल्यू b से छोटी होगी, यानी कि जो शेषफल होगा वो हमेशा किससे, भाजक से छोटा होगा। और जो शेषफल है r, देखिए हमें भाग यदि हम पूरा भाग जाता है तो कभी कभी शेषफल 0 भी आ जाता है। तो शेषफल 0 भी आ सकता है और 0 से कैसा आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है। तो शेषफल की जो वैल्यू है यानी कि r की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर और बड़ी हो सकती है। तो इसमें एक कंडीशन है, बड़ी मतलब जिस तरफ 2 टांगें होती हैं इस तरीके से जो मुँह चौड़ा होता है ना वो बड़ा है, और जो नुकीला हिस्सा होता है इसका वो छोटे को निरूपित करता है। तो इसे हम एक शॉर्ट फॉर्म में तीनों को मिक्स करके लिख सकते हैं कि जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी और उसके बराबर, और b से कैसी होती है, छोटी। तो ये हमारी है युग्म विभाजन प्रमेय का जो आपको पढ़नी है। आपको याद रखना है a बराबर b प्लस r, और उसके साथ एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि जो r की जो वैल्यू है, जहाँ 0 इज़ लेस देन इक्वल टू r इज़ लेस देन b, तो r की 0 से बड़ा और बराबर और b से कैसा होता है, छोटा। ये हमारे पास एक कंडीशन आ जाती है, ठीक है। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नया चैनल है, आप सपोर्ट करो इसे ताकि और लोग और स्टूडेंट की हेल्प हो सके। जितना शेयर करोगे उतना स्टूडेंटों तक पहुंच पाएगी। यूट्यूब तभी वीडियोज़ को पहुंचाता है जब सब्सक्राइबर बढ़ने लगते हैं। तो अब सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तभी तो ये वीडियोज़ और लोगों तक पहुंचेंगे, चैनल थोड़ा सा ग्रो होगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो मैंने यहाँ पर ये देखिए युग्म विभाजन प्रमेय का ना सिद्ध करके बताइए कि a का जो मान होता है वो b क्यू प्लस r के बराबर होता है। देखिए यहाँ 25 रखा था ना, 7 से 21 प्लस 4 21 प्लस 4 बराबर 25, तो 25 बराबर 25, यानी कि हमने जो भाग दिया है वो कैसा है, सही है। यदि ये दोनों हिस्से बराबर आते हैं LHS और RHS, इसका मतलब हमारा भाग सही है। तो मैंने यहाँ पर ये युग्म विभाजन प्रमेय का सिद्ध की है, किस प्रकार से आते हैं 25। तो किस प्रकार से इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, किस प्रकार से करने हैं हमें, ये सारी जो डिटेल्स हैं वो कल की वीडियोज़ में यानी कि 1.1 हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल आराम से धीरे धीरे कराएंगे। जहाँ पर समझ में नहीं आता है आप कमेंट में लिख दिया करो किस तरीके से समझाना है, किस तरीके से कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई दिया करूँगा, ठीक है। थैंक यू।